हेलो फ्रेंड्स, जुडिशियल एग्ज़ाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 का सेक्शन 18 हम लोग पढ़ेंगे। सेक्शन 18 जो डिस्पोजल ऑफ लैंड बाय अथॉरिटी और द लोकल अथॉरिटी कंसर्न्ड के संबंध में बात करता है। तो ये जो लैंड का डिस्पोजल होगा डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा या लोकल अथॉरिटी के द्वारा, जैसा भी संबंधित है जिसको भी करना है, तो जो भी ज़मीन एक्वायर की जाती है उसके डिस्पोजल के संबंध में सेक्शन 18 बात करती है। और सेक्शन 18 में लैंड के डिस्पोजल का जो पावर है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी को या लोकल अथॉरिटी दोनों को है, और ये दोनों अपने पावर का यूज कर सकती हैं। तो सेक्शन 18(1) ये कहती है कि द अथॉरिटी और द लोकल अथॉरिटी में डिस्पोज ऑफ द लैंड टू द पर्सन। तो में डिस्पोज ये याद रखना है कि द अथॉरिटी और द लोकल अथॉरिटी में डिस्पोज ऑफ द लैंड कर सकती है टू द पर्सन, पर्सन को, विदाउट अंडरटेकिंग और कैरिंग आउट एनी डेवलपमेंट। जिस लैंड का डिस्पोजल करना है उस लैंड को, वो लैंड चाहे उसमें कोई डेवलपमेंट किया गया हो या ना किया गया हो, तो वो दोनों तरह से कर सकती है, विदाउट अंडरटेकिंग or carrying out any development or after undertaking or carrying out such development as it thinks fit। जैसा ही वो चीज़ समझती है, जैसा भी वो चीज़ समझती है, वो लैंड का डिस्पोज किसी व्यक्ति को, पर्सन को कर सकती है। मे डिस्पोज ऑफ द लैंड टू द पर्सन। अब वो लैंड विदाउट अंडरटेकिंग और कैरिंग आउट एनी डेवलपमेंट हो सकती है या आफ्टर अंडरटेकिंग और कैरिंग आउट सच डेवलपमेंट हो सकती है। कैसी भी वो ज़मीन हो सकती है। तो सेक्शन 18(1) अथॉरिटी के पावर की बात करता है कि वो लैंड का डिस्पोज या तो बिना अंडरटेकिंग और कैरिंग आउट एनी डेवलपमेंट कर दे, या फिर वो आफ्टर अंडरटेकिंग और कैरिंग आउट सच डेवलपमेंट, जैसा भी वो चीज़ समझती है कर सकती है। और इसी को आगे ये बताता है 18(2) कि ये जो डिस्पोज करेगी लैंड का, वो किन तरीकों से करेगी। लैंड का डिस्पोज तो हो सकता है विदाउट अंडरटेकिंग और आफ्टर अंडरटेकिंग, ऐसे समझ लीजिए आप। तो ये जो डिस्पोजल होगा उसको 18(2) बताती है कि किस तरीके से ये लोकल अथॉरिटी इसको करेगी। तो ये लोकल अथॉरिटी है या डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो डिस्पोज ऑफ लैंड जो करेगी वो बाय सेल, एक्सचेंज और लीज और ईजमेंट, राइट और प्रिविलेज और अदरवाइज, इन किसी भी तरीकों से लोकल अथॉरिटी या अथॉरिटी में डिस्पोज द लैंड। इसमें जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि जो लोकल अथॉरिटी है या अथॉरिटी है वो बाय वे ऑफ गिफ्ट लैंड का डिस्पोज नहीं कर सकती। लोकल अथॉरिटी और अथॉरिटी may not dispose of land by way of gift। ये इंपॉर्टेंट है
इसको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाता हूँ। जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं इन संभावनाओं पर काम करता हूँ और इन्हीं संभावनाओं को लेकर के मैं वीडियो बनाता हूँ, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो सेक्शन 18(2) याद रखिए, डिस्पोजल ऑफ लैंड है, लेकिन ये डिस्पोजल ऑफ लैंड का तरीका बताता है 18(2), और वो कहता है कि बाई सेल और बाई एक्सचेंज और बाई लीज और बाई ईजमेंट राइट और प्रिविलेज और अदरवाइज अन्य किसी तरीके से कर सकता है, लेकिन बाई वे ऑफ गिफ्ट वो नहीं कर सकता है, कर सकती है। तो ये सेक्शन 18(2) है जिसमें ये इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 18(1) में जो इम्पॉर्टेंट है वो है विदाउट अंडरटेकिंग और कैरिंग आउट एनी डेवलपमेंट और आफ्टर अंडरटेकिंग और कैरिंग आउट सच डेवलपमेंट। दोनों तरह से अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी लैंड को डिस्पोज कर सकती है। में डिस्पोज ऑफ लैंड टू द पर्सन, तो ये 18(1) में इम्पोर्टेंट, 18(2) में गिफ्ट से नहीं कर सकती, ये याद रखना है। चूंकि MCQ बहुत ज़्यादा संभावना होती है यहाँ से बनने की, और यहाँ से एग्जाम में पूछे भी गए हैं। आप लोग पेपर SGS वगैरह का देख सकते हैं। 18(3) क्या कहती है? तो 18(3) कहती है क्रिएशन ऑफ मॉर्गेज और चार्ज। तो ये क्रिएशन ऑफ मॉर्गेज और चार्ज ओवर सच लैंड इंक्लूडिंग एनी बिल्डिंग। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि वो मॉर्गेज अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी मॉर्गेज क्रिएट कर सकती है, चार्ज क्रिएट कर सकती है इस तरह के लैंड पे जिसको डिस्पोज किया जा रहा है। और ऐसी कंडीशन में लैंड के अंदर फिर कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, तो ये लैंड में बिल्डिंग इंक्लूड है। तो 18(3) में ये ध्यान रखने की बात है कि मॉर्गेज क्रिएट करती है, चार्ज क्रिएट करती है इस तरह के लैंड पर, तो उस लैंड के अंदर कोई बिल्डिंग भी शामिल हो सकती है। 18(3) में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 18(4) जो बात करता है वो फॉर फीचर ऑफ द लीज, पट्टे का जब्तीकरण या समाभरण के संबंध में बात करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है 18(4), क्योंकि यहाँ पर जो लेसर है वो खुद अथॉरिटी हो सकती है, लोकल अथॉरिटी हो सकती है, और लोकल अथॉरिटी को पावर है कि वो लीज को फॉरफिट कर दे और खुद उसमें री इंटर हो जाए। तो द अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी में री इंटर अपॉन द लैंड इफ द वैकेंट लैंड हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ लीज। यदि वो जो खाली पड़ी जमीन है उसको डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ लीज कर दिया गया है। दूसरा, द लीज हैज बीन एग्जीक्यूटेड फॉर मेकिंग कंस्ट्रक्शन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। जो भी समय दिया गया है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन को बनाने या निर्माण के संबंध में है। यदि उस समय के अंदर बनाया जाता है तो अन्यथा फॉरफिट कर सकती है। द अथॉरिटी और द लोकल अथॉरिटी द लेसर हैज रिजर्व्ड हिज राइट ऑफ फॉरफीचर ऑफ द लीज एंड री एंट्री। तो लीज, तो ये जो अथॉरिटी है खुद लेसर भी हो सकती है
ये अपने राइट को रिजर्व करके रखती है। ये इस तरह के शर्त भी लीज में कर सकती है कि वो लीज को फॉरफिट कर ले या उसमें फॉरफिट करके री एंट्री ले ले। ये राइट खुद अपने पास रिजर्व कर सकती है। द लीज हैज फेल्ड टू मेक कंस्ट्रक्शन और सब्सटेंशियल पोर्शन देयर ऑफ, यदि पट्टा उस दिया गया है, द लेसी हैज फेल्ड, जो जिसके नाम पट्टा दिया गया है, जो लेसी है, अगर वो फेल हो गया है, असफल हो गया है टू मेक कंस्ट्रक्शन और सब्सटेंशियल पोर्शन देयर ऑफ, जो भी है, एक निश्चित समय के अंदर, जो भी समय दिया गया है स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, यदि वो असफल रहता है उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने में या फिर कोई सारभूत पोर्शन के निर्माण, जो भी लीज की शर्तें हैं उसको पूरा करने में यदि वो असफल रहता है, तो भी अथॉरिटी, ये लोकल अथॉरिटी लीज को फॉरफिट कर सकती है। द लेजी हैज बीन अलाउड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू शो काज अगेंस्ट द प्रपोज्ड एक्शन। लेसी को 18(4) के सब क्लास 4 में ये एक मौका दिया गया है, अवसर दिया गया है, उसे तर्कसंगत अवसर दिया जाएगा ये शो करने के लिए कि ये जो प्रपोज्ड एक्शन था वो स्टिपुलेटेड टाइम पे क्यों नहीं हो सका। तो द लेसी हैज बीन अलाउड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, उसे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू शो काज अगेंस्ट द प्रपोज्ड एक्शन के लिए। तो इस तरह से ये लोकल अथॉरिटी या अथॉरिटी पट्टे को फॉरफिट, लीज को फॉरफिट कर सकती है इन दशाओं पर। और 18(4) का जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है 18(6), चूंकि 18(6) में अपील की बात होती है, और वो अपील जो 18(6) पे होगी वो इस वजह से होगी चूंकि कोई पर्सन 18(4) के अंदर जो फॉरफीचर ऑफ द लीज है, इसको लेकर के अगर किसी पर्सन को परेशानी हो गई है या उसके साथ अन्याय हो गया है, या लोकल अथॉरिटी ने कर दिया है, या उसे लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय है, तो ऐसे मामले में वो अपील कर सकता है। तो फॉरफीचर ऑफ द लीज के जो मामले हैं इस पे वो अपील कर सकता है, और ये अपील 18(6) में बताई गई है कि आप ये अपील कैसे करेंगे। तो ये अपील डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज के सामने होगी, डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में होगी। तो 18(6) अपील की बात करता है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये पोर्शन है 18(6) का अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 6 द पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ फॉरफीचर। तो 18(4) के अंदर जो फॉरफीचर का ऑर्डर मिला है, यदि उससे कोई पर्सन एग्रीव्ड हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, एंड री एंट्री ऑफ लेसर, और लेसर उसमें री एंट्री कर लेता है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वो पर्सन, एग्रीव्ड पर्सन में विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ द ऑर्डर, जैसे ही इस संबंध में ऑर्डर की जानकारी उसे लगती है, उस डेट से 30 दिन के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकता है। तो 18(4) के संबंध में जो अपील होगी वो 18(6) में होगी, और वो भी डिस्ट्रिक्ट जज
की कोर्ट में होगी और उसके नॉलेज के डेट से 30 दिन के अंदर होगी। 30 दिन का टाइम दिया गया है। तो इससे पूछा जाता है, एमसीक्यू अच्छा सा बनता है इसमें। तो ये था 18 सेक्शन यूपी अर्बन प्लानिंग एक्ट का, जिसके सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है वो मैंने निकाल के इस वीडियो में रखा है और इसके सभी पोर्शन से एमसीक्यू बन सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये और पूछे भी गए हैं इससे। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि चीज़ें जितनी ज़्यादा बार आप रिपीट करते हैं वो उतनी ही ज़्यादा आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाती हैं। उन्हें आपको एफोर्ट नहीं करना पड़ता याद करने के लिए, और एफोर्ट करना भी नहीं चाहिए याद करने के लिए, क्योंकि कितना याद करेंगे आप। इसलिए चीज़ों को मेमोरी पे जाने का एक गेटवे बना के रखना चाहिए। तो 18(6) अपील बिफोर डिस्ट्रिक्ट जज अकॉर्डिंग टू दिस सबसेक्शन द पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ फॉरफीचर and re-entry of lesser may within 30 days from the date of knowledge of the order prefer an appeal before district judge। और अब शॉर्ट में बता दें कि 18 में सेक्शन 18 में 7 सब क्लाजेज हैं। तो जो ये अपील जाएगी, अपील डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सब सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट जज महोदय 18(7) में ये बताया गया है कि जो सेक्शन 18 का 1 और 2 सब क्लाज है उसके अकॉर्डिंग ही फैसला करेंगे। तो वो ये देखेंगे कि जो 18(1) और 2 के अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर है या नहीं है लोकल अथॉरिटी या अथॉरिटी का, उसके अकॉर्डिंग ही वो इस अपील को सुनेंगे और उसको फाइनल करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट जज में ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ द लैंड सो री इंटर्ड अपॉन बाय द लेसर द अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी आफ्टर फॉरफीचर। तो इन फेवर ऑफ द लेसी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 and 2। तो लेसी के फेवर में इस अपील को डिसाइड करेंगे, तो फिर वो सब सेक्शन 1 और 2 को देखेंगे। 1 और 2 के अकॉर्डिंग ही लेसी के फेवर में मामला जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। ये एक सेक्शन 18 का सब क्लास 7 बताता है। तो खैर जो भी इम्पोर्टेंट है वो सेक्शन 18 में इतना ही है। और ये वीडियो अगर मेरे आपको हेल्प करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, आज पहली बार देख रहे हैं, तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपकी उंगलियों पर डिपेंड करता है, क्योंकि उंगलियां मस्तिष्क के इशारे पर ही चलती हैं। तो अगर आपका मस्तिष्क कहता है तो उंगली आपकी एक्शन ले ही लेगी। और उसके बाद यदि आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं इससे कुछ आप लोगों से सीख पाऊंगा, अपने आप को और इम्प्रूव कर पाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।